हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बात करेंगे आसमा जहांगीर। वो आईनी अज़म की हामिल थीं, लेकिन वो परेशान भी होती थीं और उन्हें ये फिक्र अपनी जात के लिए नहीं थी। पाकिस्तानी कौम उनकी नजर में क्या अहमियत रखती थी, आज न्यूज की एंकर पर्सन मुनीज़े जहांगीर की खुसूसी गुफ्तगू पर रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इंसान तो आते जाते हैं मगर उसूल रह जाते हैं। मुझे कहती थी कभी इंसान तो आते जाते हैं मगर प्रिंसिपल्स जो है ना वो रह जाते हैं, उन पे डटे रहना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से बदलती है। बहुत जल्दी चली गई, कुछ उम्र नहीं थी, 65 थी। मुनीज़े जहांगीर अकादमी की लड़ाई उसूलों के लिए थी। अम्मी कहती थी पाकिस्तानी कौम तो हीरा है, हीरा, कोई तराश नहीं है। और वो मुझे हमेशा कहती थी कि हमारे जो पाकिस्तानी है ना, ये वो हीरा है जिसको किसी ने तराशा नहीं है, इनमें बड़ी हिम्मत है। अम्मी को पाकिस्तान में जमहूरियत की बड़ी फिक्र थी। वो परेशान थी जमहूरियत को लेके पाकिस्तान में, और वो समझती थी कि यहाँ पे जमहूरियत के लिए लड़ना ज़्यादा मुश्किल हो। जब भी अम्मी से कहा कुछ आराम कर लें तो कहा, मैं कहती थी अम्मी थोड़ा रेस्ट कर लें, तो वो कहती थी कि जिन लोगों से फीस ली हुई है तो उनका काम भी तो करना है ना। आई थिंक दैट शी ओवरड्रोव हरसेल्फ। अम्मी हमेशा कहती थी जब ना हुई तो पता चलेगा। बस मुझे हमेशा कहती चली जाऊंगी तो तुम्हें पता चलेगा, अब पता चलेगा। मुनीज़े ठीक कहती हैं, अम्मी उन्हें बहुत याद आएंगी। जब कहीं जुल्म होगा आमरीत सर उठाएगी, आईनो कानून तोड़ा जाएगा तो आसमा जहांगीर हम सबको याद आएंगी। लेकिन आसमा जहांगीर जैसी उसूल परस्त आफ्तावाना आवाज हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर को अपने उसूलों पर कायम रहने की बदौलत मुतादिद इल्जामात का सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार कैदोबंद की बर्दाश्त करना पड़ी। आसमा दफा गद्दारी और तौहीन मजहब के इल्जामात का भी सामना करना पड़ता रहा और उनके घर पर कई बार हमले हुए। आसमा जहांगीर की वजह शोहरत मुल्क के मुख्तदिर इदारे पर तनकीद भी है, जिसकी वजह से उन्हें कई दफा जेल भी जाना पड़ा और नजरबंदी की सजा भी सुनाई गई। आसमा इंसानी हुकूक कमीशन की साबिक सरबराह भी रही। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पहली मुंतखब सदर भी बनी। आसमा जहांगीर ने अदलिया बहाली अहम किरदार अदा किया था। उन्हें दुनिया में इंसानी हुकूक के एजाजात से नवाजा जाता रहा, जिनमें यूनेस्को प्राइज, फ्रेंच लेजेंड ऑफ ऑनर और मार्टिन एनल्स अवार्ड शामिल है। को 1995 में इंसानी हुकूक पर काम करने की वजह से रामोन मैग्स अवार्ड भी दिया गया, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज तस्वुर किया जाता है। आसमा जहांगीर का नाम मुल्की सियासत के उफक पर बहुत छोटी उम्र में आ गया था। उस वक्त उनकी उम्र फकत 21 बरस थी। दिसंबर 1972 में उनके वालिद मलिक गुलाम जी वक्त के फौजी आमिर याहिया खान की हुकूमत ने मार्शल कवानीन के तहत हिरासत में लिया। आमिर का खौफ सब पर तारी था। 21 बरस की लड़की ने अपने अज़्म से पहाड़ों को हिला दिया। 19
आसमा अपने वालिद की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और अगले साल याहिया खान की हुकूमत के खात्मे के बाद इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया, जिसमें फौजी हुकूमत को गैर कानूनी और याहिया खान को गासिब करार दिया गया। आसमा जहांगीर ने 1980 में दीगर खवातीन के साथ मिलकर पाकिस्तान का पहला खवातीन पर मबनी वकालत का इदारा भी शुरू किया। 1983 में ज़ियाउल हक दौर में बहाली जमहूरियत की तहरीक चलाने पर कैद कर लिया गया। लाहौर के माल रोड पर 1983 में ही वुमेन एक्शन फोरम के साथ हुदूद कवानीन के खिलाफ मुजाहिरे में शिरकत की, जिसे मुल्की तारीख के बड़े मुजाहिरों में से एक शुमार किया जाता है। 86 में जिनेवा मुंतकिल हो गईं, जहां उन्हें डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन बना दिया गया। 1987 में इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सेक्रेटरी जनरल बनी, जबकि 1988 में उन्हें इस कमीशन की चेयरमैन बना दिया गया। नवंबर में मुल्क में इमरजेंसी के निफाज के बाद उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया। आपको आसमा जहांगीर से मुताल्लिक कुछ मजीद अहम खबरों से भी आगाह करेंगे, जिसके बाद आप देख सकेंगे आईनी अज़्म की मालिक आमरीत के खिलाफ तवाना आवाज बैरिस्टर आसमा जहांगीर पर आज न्यूज का खुसूसी प्रोग्राम मेरी जिद्दोजहद। बहरहाल अभी आपको बता दें कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ भी मरहूमा आसमा जहांगीर के घर ताज़ियत के लिए गए और उनके हमरा मरियम नवाज भी थी। नवाज शरीफ का कहना था कि आसमा जहांगीर ने जमहूरियत के लिए ज़वाल जिद्दोजहद की। लाहौर में आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम का कहना था कि आसमा ने हमेशा इंसानी हुकूक के लिए आवाज बुलंद। नवाज ने भी अपने जज्बात का खुलकर इजहार किया। मारूफ कानूनदान भी, अच्छे इंसान भी, गरीब परवर भी, लोगों के हकूक का ख्याल करने वाली भी, मजलूमों का साथ देने वाली भी, खुश अखलाक भी, छोटे से छोटे बंदे के साथ खुश अखलाकी से पेश आती थी। कोई मुश्किल हो तो कभी साथ नहीं छोड़ती थी। मेरे ख्याल है कि और फिर डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करने वाली शख्सियत, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ने वाली शख्सियत, और हमेशा उन्होंने इसके लिए स्ट्रगल की है। मजलूमों की आवाज़ जो आज खामोश हो गई, सच बोलने को तनकीद का नाम नहीं देना चाहिए। वो इस्लाह के लिए होता है, उसको अच्छे अंदाज में लेना चाहिए। आसमा जहांगीर ने भी हमेशा सच बोला कि नवाज शरीफ ने भी सच बोला और हक की बात की। यही रिश्ता था उन दोनों का। आसमा जहांगीर को कल सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने आसमा जहांगीर की तदफीन सरकारी एजाज के साथ करने का मुतालबा किया है। वकला बरादरी ने ताज़ियती इजलास और रेफरेंसेस मुनक्किद किए। आसमा जहांगीर के घर पर ताजियत के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ है। मारूफ सियासतदान, ताजिर और आवाम अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। मुल्क भर में वकला ने यौम सोग मनाया, ताजियती इजलास और रेफरेंसेस मुनक्किद किए गए। पंजाब में वकला ने 3 रोज सोग का ऐलान किया है। उनके जाने से एक खिलाफ पैदा हो गया है जिसका मुश्किल है। गरीब लोगों के लिए तो वो एक मसीहा थी। बार को उनके जाने से बहुत बड़ा लॉस हुआ है। पिछे हुए तबकात के लिए उन्होंने न सिर्फ आवाज उठाई, उन्होंने बुक्स लिखी हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने आसमा जहांगीर को खिराज तहसीन पेश करने के लिए करारदादें मंजूर कर ली और उनके इंतकाल को मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजीर आजम को खत लिखा, जिसमें आसमा जहांगीर की सरकारी एजाज के साथ तदफीन की अपील की गई। कौमी परचम सरनगू करने के लिए इजाजत की इस्तदा की। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने भी आसमा जहांगीर के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। मरहुमा आसमा जहांगीर की नमाज जनाजा कज़ाफ़ी स्टेडियम में मंगल की सपहर अदा की जाएगी। तो मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की जिंदगी से मुताल्लिक़ कुछ आम पहलुओं से हमने आपको आगाह किया है। अब आप देख सकेंगे आईनी अज़्म की आमरीत के खिलाफ तवाना आवाज मरहुमा आसमा जहांगीर पर आज न्यूज का खुसूसी प्रोग्राम मेरी जिद्दोजहद। दर्सगाहों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सिर्फ आसाइश नहीं, कहीं छापे तो कहीं गिरफ्तारी, कभी नाअहली तो कभी जिलावतनी। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जहदे मुसलसल है ये सियासत।
ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर एक काफ़ी हमला हुआ ज़ियाउल हक के ज़माने में। जो राइट विंग ख्यालात हैं उसके साथ मेरी कभी ना बनी है और ना कभी बनेगी। जब आप सियासत में कमिटेड होते हो, जब आप चीज़ में कमिटेड होते हो, तब आपको जेल कुछ नहीं कहता है। आइसोलेशन में मुल्क तरक्की नहीं करते हैं। जो मुल्क की पॉलिसी है वो बने पार्लियामेंट में, वो GHQ में ना बने। अगर आप ट्रेड कर लेंगे तो इतने आपके हालात बेहतर हो जाएंगे कि आपको रोज़ अमेरिका के पास हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ISI ने हमारी पॉलिसीज़ बनानी है तो फिर पाकिस्तान कहीं नहीं जाएगा। मेरा नाम आसमा जहांगीर है। पेशे के लिहाज से मैं एक वकील हूँ, मगर मेरा ज़्यादा वक्त इंसानी हकूक़ के काम करने में लगा रहा और एक तवील जो लोगों की जद्दोजहद रही है उसके साथ मैं भी रही। मैं बचपन में मेरा दाखिला पहली दफ़ा सेंट मेरी स्कूल साहिवाल में हुआ, तब भी कहलाता था, और मेरे ख्याल में क्लास 4 में थी जब मैं यहाँ पे लाहौर में कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी में मैं दाखिल हुई, और वहाँ से मैंने सीनियर कैम्ब्रिज किया और फिर कनेट कॉलेज से मैंने BA किया। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैंने लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। वैसे तो पंजाब यूनिवर्सिटी से इम्तिहान दिया था, मगर पढ़ा मैंने घर में था। उसके बाद 1980 में मैंने अपना पेशा ज्वाइन किया और तब से लेके अब तक किसी न किसी सिलसिले में अपना हिस्सा डालती रही हूँ। जब कनेट कॉलेज में थी तो मुख्तलिफ तंजीमें ज़रूर ज्वाइन की। तब आपको याद होगा कि अयूब खान के निकलने का दौर था, तो तब एक स्टूडेंट लीडर के हिसाब से हम होते थे। हालांकि कनेट कॉलेज में यूनियन बाजी जो थी स्टूडेंट्स की वो बंद थी। औरतें या आप स्टूडेंट्स कह दें, फीमेल स्टूडेंट्स वहाँ बैठ के शाह साहब के टक शो पे बात ज़रूर करती थी, बहस भी करती थी, शोर और पुकार और चीखें भी मारती थी, मगर हमारा कोई ऐसा नहीं होता था कि हम बिल्कुल हाथापाई तक आ जाए। उस वक़्त एक जुलूस हमने निकाला था अयूब खान के ख़िलाफ़, उसके मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, जिसको लीड किया था शाहिदा दौलताना ने और सारा निज़ामी। अब निज़ामी साहब हैं नवाए वक्त के, उनकी नीस, और आरिफ निज़ामी की बहन ने और मैंने। और वो जुलूस इतना बड़ा हुआ और पहली दफ़ा कनेट कॉलेज से निकला। उसके बाद मुझे कनेट कॉलेज से रस्टिकेट भी किया कुछ देर के लिए, बल्कि कुछ महीनों के लिए। और जब अयूब खान की हुकूमत जो है बदली तो फिर मुझे वापस ले लिया। एक बड़ा माहौल कनेट कॉलेज में, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि पहली दफ़ा वहाँ पे जुलूस लड़कियों ने निकाला और वो एक काफ़ी शॉकिंग बात थी वहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा माहौल सियासी डिस्कोर्स के हवाले से खुला, मगर एक तरह से प्रोटेक्टेड माहौल था वहाँ पे। उसके बाद जब से मैंने वकालत शुरू की और फिर उसके बाद वुमेंस एक्शन फोरम बना, ख़वातीन की तंजीमें बनी, उसके अंदर एक सरगर्म रुकन रही। तो तब तो आपको पता है कि तब से जो राइट वे हालात हैं उसके साथ मेरी कभी ना बनी है, और मैं बड़े शुक्र करती हूँ कि मैं रिकॉर्ड पे हूँ ये कहते हुए भी कि और ना कभी बनेगी। मेरा तो कोई सियासी ऐसा सफ़र नहीं है, किसी सियासी पार्टी के साथ कभी कोई वाबस्तगी हुई है, ना मैं किसी सियासी पार्टी की रुकन रही हूँ। अलबत्ता बहुत सारे सियासी पार्टी के लोगों को जानती हूँ, उनसे बातचीत रहती है। सियासत का इसलिए थोड़ा सा शौक़, सियासी डेवलपमेंट का शौक़ है, क्योंकि मेरे वालिद साहब एक सियासतदान थे और हमने घर में हमेशा सियासत देखी, तो इश्यूज़ के हवाले से मेरा ख्याल है डिस्कशन होती है। और इसलिए जब मैंने कहा कि ना राइट विंग से बनेगी, मेरा मकसद ये था कि राइट विंग थिंकिंग से, और कई दफ़ा उनके ऐसे इश्यूज होते हैं अगर वो विक्टिम्स हों तो जाहिर है हम उनके लिए भी बोलेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर जो मेरा जद्दोजहद या आप क्या कहें, जो आप कह लें थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है, वो इंसानी हकूक़ के हवाले से है, जिसके अंदर ख़वातीन के हकूक़ भी आते हैं, जिस पे बॉन्डेड लेबर यहाँ पे जो जबरी हैं उसके हकूक़ के हवाले से आते हैं, बच्चों के हकूक़ के हवाले से आते हैं। और फिर ये जब हम 80s में थे उस वक़्त सिर्फ सियासी कैदियों की बात होती थी, आम कैदियों की हकूक़ की बात नहीं होती थी, या आम इंसानी हकूक़ की बात नहीं होती थी। तो हमने बहुत सारे लोग
होगी, ख़ास तौर पे ख़वातीन, क्योंकि उस वक़्त ख़वातीन के हुकूक़ के ऊपर एक काफ़ी हमला हुआ ज़ियाउल हक़ के ज़माने में कि सियासत अपनी जगह मगर लोगों के हुकूक़ जो हैं वो सबसे अजीम चीज़ है, और अगर उसके लिए कोई अपना किरदार तो शायद वो जो है सोसाइटी के कदरों को बेहतर बनाएगा। देखिए, धरने तो मारते मारते ये उम्र आ गई है, धरने तो बेशुमार मारे हैं। 1968 से धरने मारते हुए शुरू हुए थे। माल रोड के कई मेरा ख्याल है जुलूस जलसों में गई, मुझे तो याद भी नहीं, शायद 100 होंगे, शायद सैकड़ों होंगे। तो कितनी दफ़ा धरने, ख़ास तौर पे जब विमेंस एक्शन फोरम के जुलूस निकलते रहे तब भी धरने मारे, और लॉन्ग मार्च जो भी हुई वकीलों की उसके साथ भी हम रहे। पहली लॉन्ग और दूसरी लॉन्ग मार्च तो हुई नहीं, मगर तैयारी ज़रूर थी और उसके लिए तैयार बैठे हुए थे, तो बड़े बल्कि डिसअपॉइंट हुए कि वो हुई नहीं लॉन्ग मार्च। तो ये तो हमेशा चलता ही रहता है। ट्रेन मार्च अभी, और खुदा करे चीज़ें खुद ही दुरुस्त हो जाएं कि ट्रेन मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े, मगर ये बहुत सारे जुलूस निकाले, बहुत सारे जुलूस लीड भी किए, भट्टे मजदूरों के जुलूसों में लीड किया, ख़वातीन के जुलूस। अब जाहिर है उसके बड़े बड़े वाक़यात हैं। 1983 में जब ज़ियाउल हक़ साहब ने एक मसवदा दिया कानून शहादत का, जिसमें हर चीज़ के लिए औरत की जो शहादत है वो आदी कर दी थी, जो बाद में कानून नहीं बना, तो उसके ऊपर हमने एक पहले बहुत कोशिश की, पिटिशनें लिखी, ख़त लिखे, लेक्चर्स करवाए, फिर फाइनली सोचा कि जी जुलूस ही निकाला जाए। और हमने जुलूस इस तरह निकाला, हमारा एक जो लॉ फर्म थी, जो हम 4 ख़वातीन में थे, वो भी एक दिलचस्प वाक़या है कि जैसे हम 4 ख़वातीन इकट्ठी मिलकर हमने लॉ फर्म बनाई। बहरहाल वहाँ से हॉल रोड से हमने सोचा कि हम ये कहेंगे कि हम एक पिटिशन चीफ जस्टिस के पास लाहौर हाई कोर्ट के कि ये कानून जो है ये इम्तियाजी सलूक करता है ख़वातीन से। मेरा ख्याल है 150 या 200 औरतें थीं जो जमा हुई, और पुलिस ने हमें घेरे में ले लिया। और ऐसी औरतें थीं जो कभी पहले जुलूस में नहीं आई थीं, मसलन SM ज़फ़र साहब की बेगम साहिबा, बहुत सारी ऐसी थीं जो कि पहले भी सियासी थी और आती रहीं, जैसे एतजाज़ साहब की बेगम, एतजाज़ साहब की वालदा एतजाज़ एहसन साहब की, और आबिद हसन मिंटो साहब की बेगम, फिर बहुत सारे मिनिस्टरों की भी बहुएं और बेटियां आ गई उस जुलूस। तो अब जब घेरे में ले लिया तो फिर हमने हबीब जालिब साहब से रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप हाई कोर्ट में हमें रिसीव करें, और वहाँ पे उन्होंने एक नज़म लिखी थी औरतों के ऊपर, वो आप सुनाएंगे, तो बड़ा जोशीला। अब जब वो हम वहाँ फंस के तो मैं भागी वहाँ से जाके मैंने जालिब साहब को किसी गाड़ी में बिठाया कि उनको रोक ना ले, ताकि मुझे पुलिस फॉलो कर रही थी, तो मैं पैदल आई। तो जब तक मैं पहुंची आप बहुत जोश में थे, और जो ख़वातीन थीं जो पहले धरना दे के आराम से बैठी हुई थी वहाँ पे, और ये फ़ैसला करके बैठी थी कि हमने आगे नहीं जाना, उनको इतना जोश आया कि उन्होंने जो कॉर्डन है वो तोड़ना शुरू कर दिया। मेरे साथ एक शैला ज़िया थी जो हमारी लॉ में पार्टनर भी थी, बाद में भी बड़ी नामवर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बनी, और हिना मेरी बहन थी। क्योंकि मेरा कद छोटा था, मैं तो बीच में से निकल गई कॉर्डन में, तो इनको तो खूब पिटाई हुई। फिर उसके बाद औरतें जब निकली हैं माल रोड पे, टीयर गैस, खूब औरतों को मारा और हमको उठा के वो गए। उसके बाद जो वकला थे वो सारे हमारे पीछे आए, और ऐसा एक माहौल चेंज हुआ, इसलिए क्योंकि उससे पहले ज़ियाउल हक़ के इस्लामाइजेशन, जो उसने एक सियासी इस्लामाइजेशन शुरू किया था, उसके ख़िलाफ़ लोग बोलते, वो समझते थे कि अगर इसके ख़िलाफ़ बोला तो लोग जो हैं, और ख़ास तौर पे ज़ियाउल हक़ ने उस वक़्त बड़े मिलिटेंट लोगों को भी पाला हुआ था, और राइट विंग को उसने बहुत एम्पावर किया हुआ था कि हमारी खैर नहीं रहेगी। मगर यहाँ पे मेरा ख्याल 150-200 औरतों ने वो एक माहौल जो था वो इतना घुटन का माहौल, उसको तोड़ा। फिर हमने ये शर्त रखी कि जब तक इंटीरियर मिनिस्टर, वो तब महमूद हारून साहब थे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे, इंक्वायरी का नहीं ऑर्डर करेंगे, तो हम बाहर नहीं निकलेंगे। हमने रेडियो में सुना फिर कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि कराऊंगा डिपार्टमेंटल, और ये बड़ा गलत हुआ, तो फिर हमको रात को छोड़ा गया।
जब लॉयर्स मूवमेंट हुई थी तो 3 नवंबर को मुझे भी सबसे पहले जो एक लॉट पकड़ा, तो उस वक़्त मैं टीवी देख रही थी और मैं समझ रही थी कि बाकी पकड़े गए हैं, तो मैं बता रही थी आके कि वो भी पकड़ा गया, वो भी पकड़ा गया। तो मुझे किसी ने बाहर से, मेरे घर से आके अंदर बताया कि वो तो पकड़ा गया, तो आपके बाहर भी बहुत पुलिस खड़ी है, पकड़ी जा रही है। तो वो खैर आगे उन्होंने फिर कह दिया कि हाउस अरेस्ट आपको कर दिया है। जेल तो मैं गई हूँ, हवालात के तो कई दफ़ा चखे हैं। एक दफ़ा तो मैं जब ख़वातीन की मूवमेंट थी, दूसरी दफ़ा जब बेनज़ीर साहिबा की लॉन्ग मार्च थी, तो हमें भेजा ह्यूमन राइट्स कमीशन से उसको वॉच करने के लिए। जब वो गायब हो गई तो मैं भी किसी की पजेरो लेके गई हुई थी, तो उन्होंने दूर से पजेरो देखी, उन्होंने कहा शायद ये उनकी गाड़ी है। अब उन्होंने हमारी गाड़ी के ऊपर टूं टां पीछे यूं गाड़ियाँ आई एकदम, मैं तो हैरान होगी कि कोई फायर ही ना कर दे। बहरहाल करीब आए, देखा कि वो तो नहीं थी, मगर उन्होंने कहा चलो वो नहीं है चाहे आपको भी। फिर मार्केट इस्लामाबाद के थाने में कई दिन बंद रखा। कभी हम डिप्रेस नहीं हुए, क्योंकि जितनी हम औरतें थीं वहाँ पे ज़्यादातर सियासी घराने से ताल्लुक़ रखती थी, उनकी सियासी सूझबूझ थी। जब आप सियासत में कमिटेड होते हो, जब आप एक चीज़ में कमिटेड होते हो, तब आपको जेल कुछ नहीं कहता है, जेल आपको सिर्फ पुख्ता बनाता है। गिरफ्तारी से बचने के लिए मैंने तो इसलिए रूपोशी नहीं इख्तियार की क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं करती तो मार्शल लॉ हुकूमत में ज़रूर करती, मगर उन्होंने तो भाई फिर चलते चलते ही पकड़ लिया, तो और फ़ायदा नहीं होता उसका, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। देखिए जब मैं हाउस अरेस्ट में थी तो एकदम पुलिस आ गई, ओ शोर शराबा धड़ धड़ दरवाजे। मैं बाहर निकली, मैं टीवी देखी, क्या हुआ कि जी हमें इत्तला मिली, अब भाग गई। वो इमरान खान साहब भागे थे दीवार टाप के। मैंने कहा भाई अगर मैंने भागना होता तो मैं आप यहाँ पे पूरी फौज इकट्ठी कर दें। हमारे तो घर इस तरह है कि हमारे घर पूरे मोहल्ले की तरह है। अगर मैंने भागना हो मैं भाग सकती हूँ, मैंने भाग के जाना कहा, घर मेरा यहाँ, मुल्क मेरा यहाँ, भाग के। मेरे खिलाफ कई मुकदमा थे, मसलन जैसे मैंने आपको बताया 83 में बेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, फिर 2 दफ़ा तो मेरे खिलाफ कई मौलवी साहिबान ने मुकदमे किए, एक खिलाफ मेरे किडनैपिंग का मुकदमा हुआ। अब जब लॉयर्स मूवमेंट हुई तो एंटी टेररिस्ट के कई पर्चे हुए, 2 तो कम से कम मैंने देखे हैं, बाकी मुझे पता नहीं हुए कितने। तो मुकदमात तो बेशुमार हुए। देखिए इनकार की कभी सज़ा इस तरह तो नहीं मिलती है, मगर मैं आपसे ये ज़रूर अर्ज़ करूँगी कि मेरी आदत है कि अगर मुझे कोई कहे काम जो मैं समझती हूँ कि जायज़ नहीं है, तो मैं कह देती हूँ जी मैं नहीं कर सकती। अब जैसे जिस पोजीशन में मैं अब हूँ सुप्रीम कोर्ट की, दर्सगाहों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक, इसको इस तरीके से, क्योंकि आखिर हमने उनको वापस भी तो लाना था, ये हमारा जद्दोजहद का ये हिस्सा था, टू शो कि एक डिक्टेटर किसी को नहीं निकाल सकता और हमारे में इतनी कुव्वत है कि वो करे तो हम वापस लाने में भी कामयाब हो जाएं। मगर उनको इतना पॉलिटिसाइज करना, उनके नगमे लिखने और फिर साइको फैंसी मैंने देखी, तो वो ज़रा सी मैं परेशान हुई उससे, सच्ची बात है। तो मैं समझती ये चीज़ें जो हुई, फिर उसके आफ्टर मैथ में आप देखते हैं कि ये बार में आम बात है और कि जी कई वकला ने कोशिश की उससे फ़ायदा उठाने, इनफैक्ट उठाया भी, और कई जजेस ने भी उसके फ़ायदा उठाया, कईयों ने कोशिश की। तो जजेस में ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड हो गया। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हमारे पेशे के लिए ये अच्छा नहीं रहा। हम इसलिए एक नई ट्रांजिशन में जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता होपफुली ये चीज़ें जो हैं इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए मैं तो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में ऐसा देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक तो ISI हमारी जान छोड़ दे, क्योंकि अगर ISI ने हमारी पॉलिसीज़ बनानी है तो फिर पाकिस्तान कहीं नहीं जाएगा। सिविलियंस जैसे भी हैं, सियासतदान कोई अच्छे नहीं हैं। वी आर चैलेंज्ड के हमारे पास कोई ऐसी पुख्ता लीडरशिप नहीं है, मगर मैं देखती हूँ कि कोई इतने भी बुरे नहीं हैं जितने कई बोट्सवाना से या उससे तो बेहतर है। तो मैं समझती हूँ कि जो सिविलियन और पॉलिटिकल लीडरशिप है
उसको कंट्रोल करना चाहिए चीज़ों को, सिविलियन कंट्रोल में लाइए इन इंटेलिजेंस को और आर्मी को। जो मुल्क की पॉलिसी है वो बने पार्लियामेंट में, वो GHQ में ना बने। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, फिर ये तेरा वहीद खान दे रहा है जो बयान, पढ़ के इसको हर कोई है मर बेहया, क्योंकि हम बचपन में मरहबा को नहीं समझ पाए थे। गालिब साहब की तो नज़में सुनते सुनते गाते गाते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं समझती हूँ कि वो जो थे ना, he was a poet of the masses. He was not perhaps an intellectual poet, but a poet of the masses. वो बात करते थे जो आम इंसान सोचता है, आम इंसान के दिल को खटकता है।